नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। पहली खबर, अध्यादेश पर दो हाथ, केजरीवाल को हाथ का साथ। और दूसरी खबर, जन्नत में G20 सज गया धरती का स्वर्ग। और तीसरी खबर, 2024 का रण, कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण। और चौथी खबर, मोदी की मुरीद दुनिया, भव्य स्वागत। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। पांचवी खबर, महाराष्ट्र में पार्टियों की लड़ाई, एनसीपी कांग्रेस में कौन है बड़ा भाई। बेंगलुरु में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकजुटता की जो नुमाइश हुई, उसे हकीकत की शक्ल देने की कवायद अब तेज हो गई है। राहुल गांधी और खड़गे के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद कांग्रेस और जेडीयू ने दावा किया कि जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक की तारीख भी तय हो जाएगी। इधर नीतीश कुमार के बाद अब कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रविवार को केजरीवाल से मुलाकात और सोमवार को खड़गे से बात। विपक्षी एकजुटता के रथ के सारथी बने नीतीश कुमार बार बार पटना से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कोई पक्का साथी बन गया, कोई खट्टे अंगूर होकर रह गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की रजामंदी हासिल करना है, जिसके कदम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत से जमीन छोड़ चुके हैं। खड़गे के घर नीतीश कुमार की दूसरी दस्तक का मकसद भी शायद यही रहा होगा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ ना दिखाए, बीजेपी से लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उदार नजर आए, अपने आलोचकों के साथ भी लचीला रुख दिखाए, सोनिया गांधी की जगह किसी और को यूपीए का संयोजक बनाए। हालांकि मीडिया के सामने ये लोग कुछ और ही कहते नजर आए। आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी, उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। This is what we decided today. Opposition party meeting will be held, and the date will be decided within 1 or 2 date and place will be inform you within 1 or 2 days. बेशक कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सियासी गलियारे में जितनी चर्चा नीतीश, राहुल और खड़गे की मुलाकात की है, उससे कहीं ज्यादा नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात की भी है। वजह है ये कि केंद्र के साथ लड़ाई में केजरीवाल की सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट से जीत गई, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिर से एलजी का अधिकार बहाल कर दिया। आम आदमी पार्टी संविधान के खात्मे की मुनादी करने लगी। संजय सिंह की जुबान पर तानाशाही चस्पा हो गई। देश के संघीय ढांचे में उनका कोई यकीन है और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। फिर बचा क्या? कौन सी संस्था बची इस देश के अंदर? इसका मतलब देश में तानाशाही का शासन है। तुगलकी फरमान से कोई भी आदेश बदला जा सकता है, कोई भी आदेश दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो देश के सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे और जब ये काला कानून राज्यसभा के अंदर आएगा, जहां पर बीजेपी का बहुमत नहीं है, वहां सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर इस बिल को वहां पर गिराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा भी नहीं है, ये मुद्दा इस बात का है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन हारती है, वो किसी ना किसी तरीके से उस राज्य सरकार की ताकत को खत्म करने की कोशिश करती है। चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त से हो, चाहे ईडी सीबीआई छोड़ने से हो, नहीं तो गवर्नर के ऑफिस का, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करके हो, या ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लाके हो
जो इस देश के डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया था। आज भी हमारा वही मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सही था और जो संविधान के प्रावधान हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित हैं, जिस पे बड़े विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया है, वो भी संवैधानिक पीठ ने उसको माना जाना चाहिए। केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार के अध्यादेश की आलोचना की थी। एलजी को चुनी हुई सरकार से बड़ा साबित करने और गैर बीजेपी शासित राज्यों का दमन बताया था। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ नीतीश कुमार ने केजरीवाल के समर्थन का वादा तो कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्षी एकता के जरिए अध्यादेश को बेअसर किया जा सकता है। लोकसभा में तो बीजेपी का बहुमत जगजाहिर है, लेकिन क्या राज्यसभा में भी विपक्ष कामयाब हो पाएगा? बात अध्यादेश पर समर्थन देने की हो या फिर 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की, बात बहुत मजबूती से खड़ी दिखाई अभी फिलहाल नहीं देती। कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद कांग्रेस की अगर बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है तो विपक्षी एकता पर भी असर पड़ सकता है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम वाली नीतीश कुमार की ट्रेन ज्यों-ज्यों रफ्तार पकड़ती गई, बीजेपी की त्योरियां चढ़ती गई। बीजेपी नेताओं की टोली केजरीवाल और नीतीश कुमार को कोसने लगी। सहयोगी भी सुर में सुर मिलाने लगे। ये व्याकुल भारत है, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये व्याकुल भारत है। तो व्याकुल भारत आज व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं विपक्षी एकता। कौन सी विपक्षी एकता? ये खुद प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, किसको मनाने जा रहे हैं? नवीन पटनायक जी को तो मना करके आ गए। नवीन जी ने इनको बता दिया कि क्या होता है विपक्षी एकता। ये बिहार को संभाले या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के ये काम शुरू करें। आंख के आंसू को पोंछने के लिए पहुंचे हैं केजरीवाल जी के। अरे सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के डिसीजन पर नीतीश कुमार जी जब भी कोई निगेटिव होता है उसमें पहुंच जाते हैं। अरे यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित। और केंद्र शासित मतलब होता है भारत सरकार का वहाँ पूरी चीज़ों का चलना। पूरे देश में ये कानून होगा ना कि एक दिल्ली के लिए कानून होगा, पूरे देश के लिए कानून। पता नहीं नीतीश कुमार जी को जो स्वयं को घोषित कर चुके हैं बिहार में कि हम प्रधानमंत्री हो गए, होंगे नहीं, हो चुके हैं, कि केजरीवाल जी को सोचना है, राहुल गांधी जी को। भाई ये तो किसी से छुपा नहीं है कि आज की तारीख में एक कमजोर मुख्यमंत्री और उससे ज्यादा कमजोर गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आज जब बिहार एक तरफ जल रहा है, मुख्यमंत्री जी दरवाजे दरवाजे अर्जी लेके घूम रहे हैं कि भैया मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दो। आज जब उनकी प्राथमिकता बिहार होना चाहिए, बिहार से जुड़े हुए विषय बिहारी होना चाहिए, तो वो बिहार को छोड़कर देश भर के भ्रमण में निकले। पिछले दिनों में ये जितने मुख्यमंत्रियों से मिलनी है, इतने बिहारी परिवारों से नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर ये इतने पीड़ित परिवारों से मिल लेते जिन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में अपराध की वजह से अपने परिजनों को खोया है, तो संभवतः ये उसका समाधान निकाल पाए। राजनीति में सब कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ फैसले समय और मौके के हिसाब से भी होते हैं। फिलहाल बीजेपी भले ही विपक्षी एकता को नकार रही हो, लेकिन 2024 तक की एकजुटता बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच गए हैं।
जहां हर हर मोदी की गूंज सुनाई थी। अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी दिन पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ'फारेल ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया और हर हर मोदी के नारों की गूंज भी वहां पर सुनाई दी। भी करेंगे पूरी दुनिया और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास जी। सुधाकर, हम देख सकते हैं किस गर्मजोशी से यहाँ पर भारतीय समुदाय जो है स्वागत कर रहा है। धरती की जन्नत कश्मीर में आज G20 की बैठक शुरू हुई। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बैठक में 25 देशों के 150 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन G20 की अहम सदस्य पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्की और सऊदी अरब कश्मीर में आयोजित बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे में शामिल चीन ने भी इस बैठक से दूरी बनाई। इस मौके पर जन्नत को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भारत का ये नया कश्मीर है जिसे दुनिया देख रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G20 की बैठक कश्मीर में आयोजित हो रही है। इस मौके पर कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन सबसे अहम बात, पहली बार धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें 20 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही ऐतिहासिक G20 की बैठक का पहला दिन यहाँ श्रीनगर में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। दिन भर श्रीनगर में डल झील पर स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में पर्यटन से जुड़ी कई बैठकें हुई और शाम होते होते यहाँ अब आप देख रहे हैं कि SKICC के बिल्कुल साथ में डल झील का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। डल झील के अंदर ये काफ़ी सारे शिकारे लाइटिंग लगाए हुए, इल्यूमिनेट किए हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में जो विभिन्न देशों से यहाँ पर फॉरेन डेलीगेट पहुंचे हैं, उन्हें इन खूबसूरत शिकारों में बिठाकर डल झील की सैर कराई जा रही है शाम के समय, क्योंकि दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। डेलीगेट्स काफ़ी व्यस्त रहे, लेकिन शाम होते होते इन डेलीगेट्स को कश्मीर घाटी की खूबसूरती, खासतौर पर जो पूरी दुनिया में मशहूर डल झील है, इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए इन खूबसूरत शिकारों में बिठाकर डल झील की सैर कराई जा रही है। ये आप देख सकते हैं साथ में डल झील के बीचों बीच एक म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया है जिसे लाइटिंग के साथ इल्यूमिनेट किया गया है। ये आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत फव्वारा दिखाई दे रहा है, लाइट्स इसमें लगी हुई है और पूरा जो नज़ारा है वो जादुई दिखाई दे रहा है। खासतौर पर डल झील के बीचों बीच जो शिकारे इस समय चल रहे हैं, जो इल्यूमिनेट हुए हैं लाइटिंग्स के साथ, उसके ठीक पीछे पहाड़ी नजर आ रही है, हारी पर्वत की मशहूर पहाड़ी श्रीनगर की, उसे भी इल्यूमिनेट किया गया है लाइटिंग के साथ। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये श्रीनगर में डल झील का देखने को मिल रहा है और इसी खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं जो दुनिया से फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर इस G20 की अहम बैठक के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन नुज़ुम रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, डल झील, न्यूज़ 24। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ लेने के बाद आज से विधानसभा के 3 दिन का सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन 16 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार के साथ पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने भी शपथ ली। विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के एक विधायक बैलगाड़ी से पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा विधानसभा का शुद्धिकरण। गंगा जल छिड़का, गौमूत्र छिड़का, हनुमान चालीसा पढ़ी और इस तरह कांग्रेसियों ने कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण कर दिया। कर्नाटक विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होता, इससे पहले ही प्रचंड जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने विधानसभा का शुद्धिकरण कर दिया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा परिसर में गंगाजल और गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेसियों के मुताबिक बीजेपी ने विधानसभा को अपने भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया था, लिहाजा इसे शुद्ध करना जरूरी था।
और इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करती, मुझे इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या मुझे मालूम नहीं है। आज एंटायर कर्नाटक का आम आदमी सब खुश है। ये समर कम्युनल और कॉन्स्टिट्यूशन के वर्सेस समर था। इसमें कर्नाटक का आम आदमी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन करने के लिए कांग्रेस सरकार को अभी अधिकार में दे दिया है। वो जो मंत्री लिए हैं पहले उनका शुद्धिकरण करें, उन पर सब पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनमें से एक तो जेल भी जा चुके हैं भ्रष्टाचार के चलते हुए। तो पहले उनका शुद्धिकरण करें, उनको गोमूत्र से स्नान कराएं, फिर बाकी बात करें। चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को ट्रबल इंजन सरकार बताया था। 5 मई को कर्नाटक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रेड कार्ड जारी किया था, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के घोटालों को बताया गया था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस साल जनवरी में ही कहा था कि विधानसभा को गौमूत्र से साफ करने का समय आ गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया था, जिसको लेकर बजरंग दल और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। खुद पीएम मोदी ने भी अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस पर बजरंगबली विरोधी होने का इल्जाम लगाया था। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का कहना है कि कांग्रेस ने अगर ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो देश बर्बाद होने से बच जाता। इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। 2 ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरकापरस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता। 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। मदनी साहब कितने पढ़े लिखे हैं वो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने शायद हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है। मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो तमाम संगठन या लोग जो द्वेष फैलाते हैं, खासकर सांप्रदायिक द्वेष फैलाते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाएगा और किसी भी तरीके से इस तरह की बातों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस होगा। और जिसमें बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं का नाम लिया गया और ये कहा गया कि सरकार हर तरीके का प्रयास करेगी, तो किसी संस्था को बैन करने की बात नहीं थी। तमाम कानून हैं सरकार के हाथ में, वो उनका इस्तेमाल करेगी। मौलाना मदनी जी के बयान से और कांग्रेस पार्टी ने जो अपने चुनावी घोषणाएं की हैं, ऐसा लगता है दोनों ने मिलकर कुछ तय किया था चुनाव से पहले। और कांग्रेस पार्टी की सोच आप देख लीजिए। सिद्धरामैया सरकार के सत्ता में आने के बाद 16वीं कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, जहां पहले दिन 16 कांग्रेस विधायकों ने शपथ ली। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य और 9वीं बार कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए आरवी देशपांडे ने विधायकों को शपथ दिलाई। पहले दिन शपथ लेने वालों में सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल थे। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि 3 दिन के विधानसभा सत्र में सभी 224 सदस्य शपथ ले लेंगे। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और 13 मई को इसके नतीजे आए थे, जिसमें कांग्रेस ने 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में 135 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। विधानसभा सत्र के पहले दिन जहां कांग्रेसियों ने विधानसभा परिसर का शुद्धिकरण किया, वहीं कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने बैलगाड़ी की सवारी कर खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे से पहले ही महाविकास आघाड़ी में बड़ा भाई छोटा भाई के विवाद की एंट्री हो गई है। अजीत पवार ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं और एनसीपी के पास 54 विधायक, लिहाजा बड़े भाई हम हुए। महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों तक जो लड़ाई शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही थी,
शिवसेना में दो फाड़ के बाद अब ये लड़ाई महाविकास अघाड़ी के आंगन में आ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में 16 सीटों के फॉर्मूले पर जारी माथापच्ची के बीच महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी को कांग्रेस का बड़ा भाई बता दिया है। कोल्हापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए अजित पवार ने कहा कि कांग्रेस के पास महज 44 विधायक हैं और एनसीपी के पास 54। याच्या आधी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या जागा आपल्यापेक्षा जास्त असायच्या। आम्हाला बार्गेनिंग करता थोड्याशा लहान भाऊ म्हणून भूमिका घ्यावी लागायची। आता आम्ही काँग्रेसपेक्षा मोठे भाऊ झालोय। त्यांचे 44 आणि 54 आणि उद्धव ठाकरेंची सेना 56 होती। हे गणित आहे। अजित पवार के बयान के बाद उद्धव सेना भी खामोश कैसे रहती। संजय राउत ने बीते दिनों की याद दिलाई, डीएनए टेस्ट की दुहाई भी दी। इस सफाई के साथ कि फिलहाल अघाड़ी की गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है। तीनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है। सगळ्यांचं डीएनए टेस्ट करू आम्ही एकदा, हा विरोध समजून घ्या। थोडं मोठा लहान भाऊ मोठा भाऊ हा विषय मधल्या काळामध्ये शिवसेना भाजप युतीमध्ये सुद्धा आला होता। तेव्हा मी म्हणालो होतो की डीएनए टेस्ट करावे लागते, कोण लहान कोण मोठं। महाविकास आघाडीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे असे मतभेद नाही। अजितदादा काय म्हणतात किंवा अन्य नेते काय म्हणतात, आम्ही काय म्हणतोय, याही पेक्षा प्रत्येक जण आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडत असतो। आपापल्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी अशा भूमिका घ्याव्या लागतात। लोकसभेची जागा वाटप त्याची प्रक्रिया सुरू आहे। विधानसभेला वेळ आहे, आधी लोकसभा होऊ द्या आणि त्या संदर्भात आमच्या 3 प्रमुख पक्षाच्या बैठका सुरू आहेत। 2024 में विपक्षी अगुवाई और राहुल गांधी की रहनुमाई के लिए जोर आजमाइश कर रही कांग्रेस को कर्नाटक के नतीजों ने नया जोश दे दिया है, लेकिन पार्टी ने होश नहीं खोया। महाराष्ट्र कांग्रेस के आला नेताओं ने अजित पवार के दावे को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि पटोले और चव्हाण के बयानों में गुटबाजी की बू मिल रही है। बघा, काँग्रेसनी कधी असा घमंड कधी जीवनात केला नाही आणि काँग्रेस करणार पण नाही। कोणाच्या मनात काय आहे, त्यांना काय बोलायचं आहे काय नाही आहे ते त्यांचं मत आहे। त्याच्यावरची प्रतिक्रिया द्यायची काही गरज नाही असं मला वाटतं। प्रत्येक पक्षाचे नेते एक उत्साहवर्धक असं स्टेटमेंट देत असतात, त्यात काही गैर नाही आहे। आजच्या महाविकास आघाडीच्या विधानसभेच्या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे। काँग्रेस 2 नंबरचा आहे, नंतर उद्धव ठाकरे गट 3 नंबरचा आहे। पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद चुनाव और कस्बा पेट विधानसभा उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी मजबूत बनकर उभरी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों के मुंह 3 अलग-अलग दिशाओं में है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन 2019 वाला इतिहास दोहरा सकती है और महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां हाथ मलती रह जाएंगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल कभी शिवसेना यूबीटी, कभी कांग्रेस तो कभी एनसीपी, तीनों पार्टियों के नेता सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग तरीके के बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अजित पवार ने अब बड़ा भाई और छोटा भाई का समीकरण सामने लाया है। अजित पवार को पता है कि विधानसभा में उनकी सीटें ज्यादा है तो लोकसभा में उन्हें ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद है। वही कांग्रेस को लगता है कि शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा के सिर्फ 5 सांसद हैं, ऐसे में उन्हें 10 से सिर्फ 12 सीटें मिले और बाकी सीटें उनके खाते में चले जाए। तो शिवसेना चाहती है कि उनकी 19 सांसद है, महाराष्ट्र में 18 है, एक दादरा नगर हवेली में है, तो उन्हें 18 सीट चाहिए। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर ऐसे ही झगड़ा बढ़ता गया तो 2019 में शिवसेना बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो इतिहास बनाया था वही इतिहास 2024 की लोकसभा में वो दोहरा सकते हैं। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। लगता है देश की सभी पार्टियों के लिए जीत का फॉर्मूला फ्रीबीज हो गया है। शायद इसीलिए पार्टियों की घोषणा पत्र में मुद्दों की कम, फ्रीबीज की चर्चा ज्यादा होती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और दिल्ली पंजाब में आपकी जीत में फ्री का फैक्टर अहम रहा। अब आगे लोकसभा से पहले 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए पार्टियों ने अभी से ही फ्री का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। यानी मुफ्त में मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये हमारे 5 वायदे हैं और ये पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। कर्नाटक की लाखों करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए जाएगा। गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट बिजली हर घर को हर महीने मुफ्त में।
अन्य भाग्य स्कीम 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को मुफ्त में। कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। किसानों की मदद के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए हम डालेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कर्नाटका में यह तय किया है कि महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। पंजाब के हर परिवार ਨੂੰ 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 300 यूनिट एक महीने की फ्री बिजली मिलेगी। एक पुरानी कहावत है, मंगनी के चंदन लगाए रघुनंदन, लेकिन पुरखों के मुंह से सुनी जाने वाली ये कहावत इन दिनों सियासत का फॉर्मूला बन चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया कि सरकार बनी तो बुजुर्गों को 100 गज मुफ्त प्लॉट और 6,000 रुपए पेंशन मिलेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो एमपी के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और अगले 100 यूनिट का बिल आधा कर दिया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस पास और बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल फ्री देने का ऐलान किया था। ले लो फ्री में ले लो। कोई कहता है बिजली फ्री, कोई कहता है वाटर सप्लाई फ्री, कोई कहता है जमीन फ्री, कोई कहता है इलाज फ्री और कोई कहता है खाना फ्री। बस कौन कितना फ्री में बांट सकता है, इसकी रेस लगी हुई है। अचानक आज आपको फ्री वाला इतना ज्ञान क्यों देना पड़ रहा? दिल्ली से लेकर पंजाब तक, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा तक रेवड़ी पॉलिटिक्स का मायाजाल फैलता जा रहा है। इसी मायाजाल में एक विनिंग फॉर्मूला भी छिपा हुआ है। इसी फॉर्मूले को आजमाकर केजरीवाल भी चुनाव जीत जाते हैं, भगवंत मान भी और सिद्धारमैया भी। और अब इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी आजमाने की तैयारी है। मुझे लगता है ये प्रश्न इस देश के एक आम आदमी से किया जाना चाहिए। उस आम आदमी से जो कि मोटी तनख्वाह सरकारी नहीं पा रहा हो, जो कि खुद मेहनत करके अपना जीवन यापन करता हो, बच्चों का पेट पालता हो, उसको शिक्षा देता हो, उस बीमारी में उसका इलाज कराता हो। तो जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया है वो क्या किया है? यही तो किया है कि किसान अगर बिजली का बिल नहीं दे पाता है तो 200 यूनिट उसको फ्री कर दिया है। महिलाएं अगर महंगाई के कारण अपना घर नहीं चला पा रही हैं तो 2,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है उनको, एक महिला को जो प्रमुख महिला हैं घर की। कांग्रेस ने किसी ज़माने में लोकतंत्र को धनतंत्र बना रखा था, चुनाव में धन खर्च करके और चुनाव जीतना, और कालांतर में चुनाव जीतने के बाद सरकार से धन कमाना, यह उनकी परिपाटी थी। ऐसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब जो हैं, जिसके लिए 2,000 रुपये आवश्यक नहीं, जिन महिलाओं के लिए, उनको भी 2,000 रुपये देने की बात करते हैं। वंचित वर्ग को देना तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? वह लोगों को लोभ का शिकार बना रही है। सच तो यही है कि कांग्रेस ने यह फॉर्मूला अब आजमाया है बहुत देर से, लेकिन रेवड़ी की राजनीति वाले हमाम में डुबकी लगाने से कोई भी दल अछूता नहीं रह गया। सबसे पहले कर्नाटक की ही बात कर लेते हैं, जहां कांग्रेस का वादा था कि वो लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देगी। गरीब परिवार की मुखिया महिला को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को ट्रैवलिंग फ्री मिलेगी। बेरोजगारों को 2 साल का भत्ता मिलेगा। ग्रेजुएट को 3,000 रुपए मिलेंगे, डिप्लोमा को 1,500 रुपए, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल फ्री मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की इन घोषणाओं पर सवाल उठाने वाली बीजेपी भी उसी कर्नाटक में रेवड़ी पॉलिटिक्स करने में पीछे नहीं थी। कर्नाटक में बीजेपी ने कौन कौन से वायदे किए? बीजेपी ने कहा कि जीत गई तो बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त नंदनी दूध बांटेगी। हर परिवार को 3 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मुफ्त में चावल और मिलेट भी मिलेगा। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, जिसको फ्रीबीज कहते हैं। ये फ्रीबीज कुछ लोगों के लिए तुरंत तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होती है। फ्रीबीज कोई स्थायी विकल्प नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र को
बहुत चिंता में डाल देती है आने वाले दिनों में। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई और सबसे पहले तमिलनाडु में आजमाई गई। साल 1954 में तमिलनाडु के सीएम के कामराज ने स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त खाने का ऐलान किया। उसके बाद साल 1967 में डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरई ने सत्ता में आने पर 1 रुपए में 4.5 किलो चावल का वादा किया। 2006 आते आते फ्रीबीज की योजनाओं की झड़ी लग गई। करुणानिधि और उनकी पार्टी डीएमके ने कलर टीवी, 1 रुपए किलो चावल, भूमिहीनों को 2 एकड़ की जमीन और मुफ्त गैस स्टोव के साथ साथ 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता, गरीब गर्भवती महिलाओं को 6 महीने तक 1000 रुपए और बुनकरों को मुफ्त बिजली का वादा किया। इसके जवाब में उसी चुनाव में जयललिता और उनकी पार्टी एआईएडीएमके ने मुफ्त साइकिल, चप्पल, साड़ी और धोती का वादा किया। चुनाव में डीएमके की जीत हुई और 14 इंच की टीवी बंटवाने में ही सिर्फ 3,340 करोड़ रुपए तब खर्च हुए थे। उसके बाद जब एआईएडीएमके की सरकार बनी तो मिक्सर ग्राइंडर और टेबल फैन मुफ्त बांटने में करीब 2,000 करोड़ रुपए तब खर्च हुए थे। तब से लेकर आज तक ये घून बनकर पूरे देश में फैल चुका है। फ्रीबीज पर देश के अलग अलग राज्यों का हाल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि देश को कंगाल बनाने पर तुली है राजनीतिक पार्टियां। सबसे पहले पंजाब का हाल देखिए। पिछले साल केंद्र से पंजाब ने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मांगा। जानकारों ने दावा किया कि मुफ्त वाली राजनीति में पंजाब का हाल बेहाल हो गया। पंजाब सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रति महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से सरकार पर बोझ बढ़ गया। उससे भी पहले पंजाब की सरकार 9,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी बिल नहीं भर पाई। सरकार के विभागों पर 2,600 करोड़ रुपए का एरियर बाकी हो गया। 2015 में दिल्ली में फ्री बिजली और पानी के नाम पर सरकार बनी। मुफ्त बस यात्रा योजना की वजह से दिल्ली में डीटीसी को 1750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली का फिस्कल डेफिसिट 2 साल में 55 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। बीजेपी ने ऐलान किया कि जीतने के बाद ग्रेजुएट छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के टॉप स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले। इससे सिर्फ 1 साल में सरकार के ऊपर 3600 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया। कुछ ऐसा ही ऐलान अखिलेश यादव ने भी किया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये जो मुफ्त वाला सिस्टम है, जिसको विभिन्न पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करती हैं, उनकी सरकार बन जाती है, इसका पूरा का पूरा भार तो स्टेट एक्सचेकर पर जाता है, राज्य या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर जाता है। तो अगर हजारों करोड़ रुपए फ्रीबीज में खर्च हो गए तो उसकी भरपाई कहां से होगी? टैक्स से होगी। टैक्स लगेगा तो उसकी देनदारी किसकी होगी? महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर किस पे होगा? कॉमन आदमी पे। मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है चुनाव में, ये बड़ी गलत परंपरा है। भविष्य में इसका बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि मुफ्त वाली राजनीति चुनाव की जड़ें हिला देती है और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेवड़ी पॉलिटिक्स से राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। बावजूद इसके देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी पर इसको लेकर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि चुनाव आयोग ने कभी फ्रीबीज वाले मुद्दे पर कहा था कि मुफ्त की चीजें महामारी जैसे दौर में लोगों की जान बचा सकती हैं और हो सकता है कि एक वर्ग के लिए बहुत जरूरी हो, इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर फ्रीबीज जरूरी है तो फिर इतना शोर क्यों हो रहा? वैसे भी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, लेकिन आज संविधान के इसी टूल को पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर चुनाव में जीत और हार का रामबाण बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।